जितने भी सिफारिश है, क्योंकि हम सिफारिश से गए थे, कैंप में खेलते थे नहीं। क्रिकेट ने किस लिए आपको आकर्षित किया? ऑन फील्ड क्रिकेट कैसे खेलते हैं वो हमको दिखाया मार्शल साहब ने। बड़े किस्मत वाले रहे। बेसिक टेक्निक तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। इनिंग विद अनिल शेखावत में मैं आज आपको एक ऐसी क्रिकेट की शख्सियत से परिचय करा रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में क्रिकेट के नाम से अपना वर्चस्व कायम किया है, जिन्होंने क्रिकेट के साथ सोए हैं, क्रिकेट के साथ जगे हैं। पिछले 50 साल से ज़्यादा वो क्रिकेट के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विभिन्न स्थितियों में क्रिकेट के साथ खेलते हुए आए हैं। राजस्थान के, इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने क्रिकेट खेली है और अब खेलने के बाद वो एक प्रशिक्षक के रूप में जयपुर में क्रिकेट की सेवाएं दे रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है विनोद माथुर। विनोद माथुर साहब, नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कई सालों से क्रिकेट के विभिन्न फॉर्मेट में खेलते हुए देख रहा हूं और आपका ये जो इंटरेस्ट है इसकी वजह से आपने क्रिकेट की ऊंचाइयों को छुआ है और निश्चित तौर पे हर नया क्रिकेटर जो राजस्थान में क्रिकेट खेलता है उसके आप आदर्श हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्रिकेट का एक शौक़ जो आपको लगा, जिसकी वजह से आप एक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, वो प्रारंभ में आपको किस रूप से लगा? क्रिकेट ने किस लिए आपको आकर्षित किया? कुछ आप अपने बारे में बताएं। ऐसा बात 69 की है। हम लोग का एक शुरू से मेरा एक शौक था रनिंग, एक्सरसाइज, फिटनेस को लेके। तो मैं खूब फिटनेस किया करता था, खूब रनिंग किया करता था। मेरा एक कज़न था, वो JNK में रहता था, कश्मीर में रहता था, मेडिकल कॉलेज में था। वो आया, उसने कहा तुम इतना रनिंग करते हो, इतना भागते हो, कोई गेम क्यों नहीं खेलते ताकि तुम्हारी जितनी भी एनर्जी इस गेम में लगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने उससे पूछा भी क्या गेम खेलें हम? तो उसने कहा यार कुछ भी खेल लो, क्रिकेट खेल लो। एक जस्ट उसके मुंह से निकला क्रिकेट खेल लो। तो हमने कहा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 69 में हमने माउंट आबू में कोचिंग कैंप लगता था स्पोर्ट्स काउंसिल का, ठीक है, उस कैंप को हमने ज्वाइन किया क्रिकेट के गेम में। और क्रिकेट वहाँ पर से ही स्टार्ट हुई मेरी। वहाँ हमारे कोच थे एंडी मार्शल और अर्जुन नायडू। तो नायडू साहब का ये था कि भाई जितने भी सिफारिश है, क्योंकि हम सिफारिश से गए थे, कैंप में खेलते थे नहीं, तो जितने भी सिफारिश थे उनको सबको वो एक्स्ट्रा कराते थे, रनिंग कराना, एक्सरसाइज कराना, कि जिससे मालूम पड़ जाएगा भाई या तो खेल लेगा या छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे हमारे साथ और भी कई मोहनलाल सुखाड़िया जी के बच्चे थे, अरुण दिलीप, हीरू विश्नोई था, विश्नोई जी का लड़का। हम 5-7 थे जो वहाँ पर, तो उसमें बाकी सब भग गए। मैं रनिंग वनिंग करता ही था, एक्सरसाइज करता था, फिटनेस का फिर वो था ही। तो हम लोग नक्की लेक के ऊपर हमको लेकर रनिंग कराने, तो बोला एक राउंड आ गया, तो सब भगे, मैं आगे खड़ा हो गया। तो नायडू साहब को विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया। उन्होंने एक आदमी लगाया मेरे साथ, फिर सेकेंड राउंड में फिर भग के आ गया। तब उनको लगा कि ये आदमी क्रिकेट खेल सकता है, इसको खिलाना चाहिए। वहाँ से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। फिर हमारा 70 के अंदर एक ट्रायल थी अंडर 19 की, जो कूच बिहार ट्रॉफी होती है, और उदयपुर, बेसिकली RCA पहले उदयपुर थी। भगवत सिंह जी प्रेसिडेंट थे और LN माथुर साहब सेक्रेटरी थे और अर्जुन नायडू चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के। तो वहाँ ट्रायल पे गए, तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगा, नायडू साहब इम्प्रेस थे ही मेरे से। तो 19 की टीम में हम लोग सेलेक्ट हो गए। बस वहाँ से मेरी सीरियसनेस जो क्रिकेट की थी, हम लोग 19 खेले, 19 में अच्छा किया मैंने। और एज ए बैट्समैन ही खेलता था मैं, बॉलिंग मेरे को करता ही नहीं था बिल्कुल भी उस टाइम। एज ए बैट्समैन टीम में खेलता था। तो बस वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था कि भाई आप इतना करते हो, खेलते क्यों नहीं कोई गेम? तो बस ये क्रिकेट ऐसा स्टार्ट की मैंने। नहीं, आपने शुरू से स्कूल से चालू किया, फिर आपने कॉलेज खेला है, फिर आप कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैप्टन बने हैं, फिर आप 1976 में या के आसपास आप रणजी ट्रॉफी खेले, करीबन 10-12 साल आप रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहे, रणजी ट्रॉफी के आप कैप्टन भी रहे। तो मेरा आपका इस बारे में एक चीज़ पूछना है, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट में रनर अप रहा, बॉम्बे चैंपियन हुआ करता था, और आप जब रणजी ट्रॉफी में थे तब शायद आपके कप्तान हनुमंत सिंह जी थे, और राजस्थान की टीम में हनुमंत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, सलीम दुर्रानी, पार्थसारथी शर्मा, चंदू जोशी, इतने बड़े बड़े नाम थे जिनको देखने के लिए लोग बाग आया करते थे। तो आप उस टीम में जब सिलेक्शन हुआ तो आपका क्या क्राइटेरिया बना? आप बैट्समैन के हिसाब से शामिल हुए, एक बॉलर के हिसाब से शामिल हुए? मैं उस टाइम एज बॉलर सेलेक्ट हुआ। क्या हुआ कि हम लोग जब बैटिंग कर रहे थे, तो मैं एक दिन नेट के अंदर मार्शल साहब के पास हम लोग कोचिंग करने जाते थे। मार्शल साहब हमारे
मतलब सब कुछ हमारे क्रिकेट बनाने वाले मुझे एंडी मार्शल साहब ही हैं। तो उनके नेट्स हम सेंट जेवियर स्कूल में प्रैक्टिस होती थी, वहाँ हम जाते थे उनके पास। तो मैं ऐसे ही एक दिन खड़ा होकर ऐसे बॉल डाल रहा था, तो उन्होंने नेट के पीछे जाके मुझे देखा। नेट जब आया तो उन्होंने आते ही मेरे को सबसे पहले ओल्ड बॉल दी, बोला बॉल डालो। मैंने कहा पता नहीं यार बॉल क्यों डालो, तो मैं बॉल डालने लगा। तो उनको लगा कि मुझे कि रोज तू आगे पहले बॉल करेगा फिर बैटिंग करूँगा तुझे। क्या मेरा एक नेचुरल लेकट होता था बॉल, वो उस चीज़ से उन्होंने पहले, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम कभी भी अपना आप को ये मत समझना कि तुम फास्ट बॉलर हो, बस आगे आगे खिलाते रहोगे और कोई बाउंसर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, तुम फास्ट बॉलर नहीं हो, लेकिन ये लेकट होता है तुम्हारा, इसको कंट्रोल करो। तो बस वो प्रैक्टिस करते रहे। फिर लोकल क्रिकेट में मुझे विकेट मिलने लगे। फिर 1971 की बात है, 69-70 तो अंडर 19 खेल गया। 71 में अजमेर के अंदर रणजी ट्रॉफी की ट्रायल हो रही, कोई 8-10 साल बाद, 10 साल में पहली दफा ट्रायल हो रही कि उनको 2 प्लेयर लेने थे, क्योंकि उस टाइम राज सिंह डूंगरपुर और पार्थसारथी शर्मा CCI से ऑस्ट्रेलिया चले गए टीम में, तो वो 2 जगह खाली थी। तो उस 2 जगह के लिए उन्होंने अजमेर मेयो कॉलेज के ऊपर ट्रायल रखी। वहाँ पर हनुमंत सिंह जी, CG जोशी और किशन रूंटा जी ये सेलेक्टर थे वहाँ। तो जब मैं बॉल डाल रहा था तो हनुमंत सिंह जी खड़े देख रहे थे, कह रहे थे बड़ा अच्छा डाल रहा है, अच्छा कट हो रहा है, बॉल मूव कर रहा है। तो किशन का नहीं करता है, विकेट भी लेता है, लोकल क्रिकेट में बहुत है। तो हनुमंत सिंह जी ने कहा मैं बैटिंग करता हूँ खुद भी, इसको देखता हूँ जरा। तो हनुमंत सिंह जी खुद बैटिंग करने नेट के अंदर गए, 2-3 बार गए, बीट हुए, आउट हुए। तो बोले किशन इसको तो मैं खिलाऊंगा कल, 2 दिन बाद ही मैच था, इसको खिलाऊंगा इस मैच में। मैं अजमेर में मैच था हमारा फर्स्ट मैच, किसी ने वो तू देख ले। तो वो वहाँ मेरा डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी का 71 में मेयो कॉलेज के अंदर, और उस मैच के अंदर मैं मैन ऑफ द मैच बना। वेरी गुड। मैंने विकेट लिए वहाँ पर, राजस्थान को आउट आउट चाहिए था, वो आउट आउट मिला, बिकॉज शुरू के 3-4 विकेट जो इनके इंपॉर्टेंट विकेट थे वो सब मैंने निकाले। उसके बाद फिर सलीम दुरानी थे जो उन्होंने 5-6 विकेट निकाल के मैच जिता दिया हमको। तो ऐसे करके फिर उस मैच के बाद मैं 15 साल राजस्थान की टीम में रहा, कभी 11 से बाहर नहीं बैठा। मैं टीम में हूँ तो 11 में खेलूंगा, ये इतनी मेरी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं ब्रिलियंट क्रिकेटर नहीं था लेकिन यूजफुल क्रिकेटर था टीम के लिए, कि भी बॉलिंग भी कर ली, नीचे लोअर ऑर्डर बैटिंग, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर हमारा इतना लंबा था कि हमारे नीचे बैटिंग आती थी, क्योंकि हनुमंत सिंह जी, पार्थसारथी शर्मा, सूर्यवीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये सब, सलीम भाई, ये सब इतनी बड़ी बैटिंग थी कि हमारी बैटिंग ही नहीं आती थी। तो जब भी आती थी 30-40, क्यों मेरे बेंजामिन के साथ पार्टनरशिप, बेंजामिन नीचे खेलते थे, तो हमारी पार्टनरशिप होती थी, तो यूजफुल क्रिकेट हो गया। तो ऐसे करके मेरा कैरियर बहुत लंबा इस क्रिकेट के अंदर चला। आप रणजी ट्रॉफी में हनुमंत सिंह जी की कप्तानी में खेले आप। हाँ। हनुमंत सिंह जी एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके इंडिया में जिनका नाम था, जिन्होंने अपने फर्स्ट डेब्यू में सैकड़ा बनाया था। तो हनुमंत सिंह जी के बारे में कुछ बताएं, या ये बताएं कि हनुमंत सिंह का व्यक्तित्व क्रिकेट के बारे में कैसा था, क्या सीखा आपने उनसे? जी देखो जी, हमारा जो कैरियर बना क्रिकेट में लंबा बना, या जो भी हमने क्रिकेट से सीखा, ऑन फील्ड क्रिकेट कैसे खेलते हैं वो हमको दिखाया मार्शल साहब ने, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है बड़े क्रिकेट के अंदर, कैसे खाना, तो वो इतना इन्वॉल्व होते थे यंगस्टर्स के साथ। हम जैसे बैठे हैं, हमारी फील्डिंग बैटिंग चल रही है, तो वो फील्डिंग जैसे सामने वाली टीम है, जैसे हमारे एक मैच था एग्जाम्पल, हमारा विदर्भ से मैच चल रहा है, तो वो हमारे पास बैठ, उनको बुला लेते थे यंगस्टर्स को, बैठो हमारे पास, और बताते थे देखो भाई वो फील्डर है, ये यहाँ का बेस्ट फील्डर है इस टीम का, इसका थ्रो भी अच्छा है और इसका पिकअप भी अच्छा बॉल का, तो इसके हाथ में बॉल जाए तो रन नहीं लेना है। वो फील्डर खड़ा है, उसके हाथ में बॉल जाएगी, उसका पिकअप बहुत खराब है, वो फंबल करता ही करता है, वो जैसे ही फंबल करेगा 1 रन और बनेगा तुम्हारा। थ्रो बहुत गुड है, वंच उसके हाथ में बॉल आ गई तो रन मत लेना, बट फंबल करती 1 रन और हो जाएगा। हाथ में आ गई उसके बाद थ्रो बहुत अच्छा है, किसी का थ्रो बहुत खराब है, पिकअप बहुत अच्छा है, तो ये ध्यान, तो ऐसे एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें हमको वो सिखाते थे वहां पर साथ में। और फिर कभी भी जैसे एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हमको बुला लेते अपने रूम में, शाम को आ जाओ बैठो बात करो। फिर वो क्रिकेट की बात, क्रिकेट थियोरिटिकल टेक्निक क्रिकेट की इतनी ज़्यादा अच्छी थी उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। और फिर एंड ऑफ द डे जब मैच खत्म होता था हमारा, एक लेटर देते थे हमारे कोच के नाम, मार्शल साहब के नाम, कि ये लेटर मार्शल साहब को दे देना बंद करके। उसमें क्या होता था हमको आज तक नहीं पता, मार्शल साहब पढ़ते थे और मार्शल साहब हमारे साथ क्या बात करते थे, हम समझते शायद हनुमंत सिंह जी ने कहा होगा या कुछ कहा, कुछ नहीं बोलते थे। तो इस तरह वो इतना इन्वॉल्व होते थे आपके साथ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि बड़े क्रिकेटर्स के साथ कैसे खेलना है, ये बड़ी क्रिकेट है, ये लोकल क्रिकेट नहीं है तुम्हारी, यहाँ ये चलता है, यहाँ ये होता है। तो ये छोटी चीज़ें करते करते हमारा ऐसा हो गया कि भाई हमारे लिए वो क्रिकेट भी लोकल लगने लगी। ये कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारे में डेवलप किया। हनुमंत सिंह जी के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे, परंतु आपकी उसी टीम में सलीम दुर्रानी थे
जो शायद टेक्निकलिटी में इतने स्ट्रांग नहीं थे, हालांकि उनके नेचुरल एक प्लेयर बोल सकते हो आप कि गॉड गिफ्ट थे उन लोगों को। पर एक तरफ तो इतनी माइन्यूटली हनुमंत सिंह जी आपको बता रहे हैं, और सलीम दुर्रानी फील्डिंग में उतने ही पहुंचे थे मेरे हिसाब से। फील्डिंग में थे पहुंचे, लेकिन सलीम भाई की नॉलेज भी क्रिकेट पे पकड़ बहुत थी। अच्छा अच्छा, आप देखो जो उनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे उठा के, हाँ, ऐसा भी कोई आदमी परफॉर्म ऐसे नहीं कर सकता जब तक कि टेक्निकली या बहुत अच्छा साउंड नहीं हो, नॉलेज नहीं हो। बहुत अच्छी नॉलेज थी। जैसे ही हम बॉलिंग करने आते थे, हमारे जैसे मैं यंगस्टर था तो मिड ऑन बैक खड़े हो जाते थे कि विनोद भाई छोटू, हनुमान जी को छोटू बोलते थे, छोटू बोलो ना एक स्लिप बॉल लेगा आपको, बस उसको थोड़ा ड्राइव करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको सिखाते थे वो कि ये बैट्समैन देखो अच्छा खेल रहा है, अभी आपको बराबर खेल रहा है, बैकफुट कर, इसको ड्राइव करो। हम आगे डालते हो, ड्राइव करता था, आउटरेज लेके स्लिप में एक स्लिप बॉल ले लो, आप बोलो छोटू को एक स्लिप ले लेगा। तो ये चीजें सलीम भाई बहुत सिखाते थे हमें। अच्छा अच्छा, और मैच के बाद यही कहते थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे कि मैच के बाहर, ग्राउंड के बाहर सलीम क्या करता है उस पर ध्यान मत देना, ग्राउंड में सलीम क्या करता है उस पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ी बात कहते थे हमको, मैं क्या करता हूँ बाहर उस पर ध्यान मत देना कभी, मैं अंदर क्या करता हूँ उस पर ध्यान दो। तो आपका मतलब ये हुआ कि वो टेक्निकली वो भी स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि जो बैटिंग में वो जो रन्स बनते थे वो जरूर टेक्निकली स्ट्रांग आदमी ही बना सकता है। बेसिक बहुत अच्छा था उनको, वो नेचुरल प्लेयर थे, वो नेचुरल प्लेयर, और जो गॉड गिफ्ट थी उनको एक तरीके से थी। इसका मतलब वो भी टेक्निकली स्ट्रांग तो थे, वो बिल्कुल स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत समझते थे गेम को। अच्छा, उसी टीम में आपके साथ पार्थसारथी शर्मा रहे। पारस भाई टेक्निकली सबसे साउंड थे। और मैं आपको मेरी बात एक कंप्लीट ये करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे कोई स्पोर्ट्स मैगजीन आती थी और पार्थसारथी शर्मा जूझ रहे थे कि कैसे न कैसे टेस्ट टीम में आवे। नवाब और पटौदी ने एक आर्टिकल लिखा कि इस टाइम हिंदुस्तान में अगर कोई टेक्निकली सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी है तो पार्थसारथी शर्मा, और उसके एक महीने के अंदर वो इंडिया 11 में आ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तव में टेक्निकली में उस एरा में इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली टेक्निकली फिट थे क्या पार्थसारथी शर्मा? का मैं बताता हूँ आपको, इतने स्ट्रांग थे टेक्निकली। जैसे मैं जयपुर क्लब में हम मैच देखते हैं, पारस भाई डेली आते थे जयपुर क्लब। एक दिन उनका फोन आया, इधर आया मेरे पास, वो गाड़ी में बैठे हुए नेट देख रहे हैं 1 घंटे से। मेरे बोल बाहर आ, मेरा बोले ये जो बैट्समैन खेल रहे हैं, ये मार रहे हैं सब, बहुत अच्छा है, इन सबको बोल कि वीक में एक दिन खाली डिफेंस करेंगे। अच्छा, ये जो ये मारा मारी कर रहा है इससे कुछ नहीं होगा, डिफेंस करेंगे, सीखे बॉल कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। एक वीक में एक दिन बिल्कुल डिफेंस करें, चाहे फुल टॉस बॉल भी हो। और वो चीज इतनी यूजफुल हुई कि आज जो बड़े बड़े जितने प्लेयर निकले हुए आपके राजस्थान से खेले, चाहे राहुल कांवट हो, चाहे पी कृष्ण कुमार हो, चाहे असलम हो, ये सब उस टाइम नेट में थे मेरे पास। सबको बोला ये कर, ये सीखा, और सबको फर्क पड़ा उस चीज का। और भारत भाई की टेक्निक का सवाल है, इसकी बैटिंग देखने के लिए हम बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए खेल रहे हैं मैच अगेंस्ट कर्नाटका। इसमें रोजर बिन्नी, जी.आर. विश्वनाथ, पूरी टीम उनकी, ईवीएस प्रसन्ना, चंद्रशेखर, गावस्कर हमारे कैप्टन था टीम का, बोर्ड प्रेसिडेंट। गावस्कर आउट होकर आ गए, बाहर बैठ के सबने रूम में नॉवल पढ़ रहा था, हम लोग बाहर बैठ के ऐसे मैच देख रहे, भारत भाई बैटिंग कर रहे थे। तो भारत भाई ने सब बैटिंग करना शुरू किया। अब क्राउड होता नहीं था, आवाज आ रही उसकी बैटिंग शॉट्स की, 4, 6, रोजर को, प्रसन्ना को, चंद्रा को, सब ऐसे खेल रहे भारत। तो गावस्कर ने पूछा कौन कर रहा है बैटिंग? बोले भारत। तो नोबल बंद किया, बाहर आके बैठ के, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को देखने बाहर आई है। ये आप देखो, गावस्कर उसकी बैटिंग देखने के लिए बाहर आया भारत की, बोले इसकी बैटिंग देखनी है मुझे। और भारत भाई ने 100 किया उस मैच में। तो वो क्लास नॉक था, मैंने जो देखा भारत भाई का, रणजी ट्रॉफी में 200 किए सबके, बट वो जो नॉक खेला ना उन्होंने, क्लास नॉक था। तो टेक्निकली बहुत साउंड थे। आज आप देखिए उनसे सीखने के लिए गौतम गंभीर इंडिया के लिए खेल रहा है, लेकिन जयपुर आया खाली इसलिए भारत भाई मुझे बताओ मेरी क्या, भारत ने उसको बताया। राहुल द्रविड़ ने कहा मैं आ जाऊं, या आपको मैं टिकट भेजता हूं, आप कर्नाटक बेंगलोर आ जाओ, मेरा यहाँ कैंप चल रहा है। द्रविड़ बहुत स्ट्रांग है, द्रविड़ को टेक्निकल स्ट्रांग, वो तक एडवाइस देता था भारत भाई। एनसीए के अंदर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसके अंदर भारत भाई ने सजेस्ट किया कि बैट का वेट क्या होना चाहिए, किस तरह के बैट होने चाहिए, ये जो अपन खेल रहे हैं ये टेक्निक सही नहीं है, इसका ग्रिप क्या होना चाहिए। ये सब एनसीए में ब्रिजेश पटेल जब वो थे चेयरमैन, तो उन्होंने पूरा भारत भाई का एक सिस्टम बना रखा था कि आप बताओगे इस टेक्निक के बारे में। तो भारत भाई टेक्निकली तो इज वेरी गुड। तो भारतबाज की जो टेक्निक हुई या हनुमंत सिंह के बारे में जो आपने बताया, इसका मतलब क्रिकेटर होने के लिए आपको टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, बेसिक टेक्निक तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी आपने चर्चा करी कि प्रेसिडेंट 11 में आपने विल्स ट्रॉफी में सुनील गावस्कर की कैप्टनसी में एक मैच खेला। सुनील गावस्कर भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे। मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि वो किसी भी टूर में जाने से पहले अपनी आई साइट को चेक करवाते थे कि कहीं मेरी आई साइट कम तो नहीं हो गई है, क्योंकि उस टाइम जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे उनको करना।
तो सुनील गावस्कर के बारे में अगर कुछ आप बता सकते हो, जब उनके साथ खेलो, कोई ऐसी चीज सीखने को आपको मिली हो जो हमारे दर्शकों को आप बताएं। सुनील गावस्कर का बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता था टीम मैच के लिए हमारे। जैसे टीम मीटिंग हुई, टीम मीटिंग में वो एक ही बात करते, जैसे मैच हमारा है कर्नाटका से मैच था, तो उसने हर एक प्लेयर के बारे में बताया, इसका ये, इसके यहाँ डालो, इसको यहाँ बॉलिंग करो, इसको यहाँ करो, ये ऐसा है, सुधाकर अब यहाँ खेलता है, ब्रिजेश पटेल ऐसे खेलता है, संजय देसाई ऐसे खेलता है, इसको यहाँ खिलाना, आपने ये फील्ड लेंगे, आपने बस इस लाइन में बॉल डालना, ये अपने फील्ड हो। ये उन्होंने बात की जी आर विश्वनाथ की। अच्छा, बोले आप उसको जब बॉलिंग डालो, वो ये मत नर्वस होना कि इसने कहाँ मार दिया आपको, वो आपके ऑफ स्टंप की बॉल को मिड ऑन पे भी 6 मार सकता है और लेग स्टंप की बॉल को स्क्वायर कट करके पॉइंट पे भी 4 मार सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, खाली एक लाइन पकड़ के बॉल डालते रहो, वो क्या कर रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है वो। तो ये नर्वस मत होना आप लोग, कॉन्फिडेंस से बॉलिंग डालो, वो कैच भी देगा, सब देगा, लेकिन आप डालोगे एक ही जगह। आपने सोचा कि इसने यहाँ मार दिया, यहाँ डाल दूँ तो यहाँ भी मार देगा, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ये चीजें आप ध्यान रख के करो, अपन जीते, और हम जीते वो मैच। हालांकि विश्वनाथ ने किए 70 कुछ रन, लेकिन बाकी मैच हम जीते। सब जैसे जैसे उसने बताया सब बॉल डालते रहे और विकेट मिलते रहे। तो ये ग्राउंड के ऊपर कैसे कैप्टनशिप करते हैं, क्या किस करना, किसको कहाँ खिलाना, क्योंकि बॉलिंग बेसिकली क्या है कि लाइन लेंथ क्या है, मतलब लाइन लेंथ की अपन बात करते हैं, अपन बच्चों को सिखाते हैं ऑफ स्टंप पे डालते रहो, वो एक सिखाने की बात है। लेकिन बेसिक लाइन लेंथ है कि किस बैट्समैन की वीकनेस है वहां आप डाल रहे हो। नहीं, मैं फ्रंट फुट ड्राइव खराब करता हूँ, जैसा सलीम भाई कहते थे ड्राइव करो उसको, तो ड्राइव कराने का मतलब है कि उसकी ड्राइव गलत है, वो राइट हैंड यूज करता होगा या पैर नहीं जाता उसका, दूर से ड्राइव करता है तो चांसेस आउट होने के, या बैक फुट पे खराब खेलता है। जैसे अपन देखते हैं वीडियोस प्लेयर जैसे इंटरनेशनल मैच में कि भाई इसको ये हुक कराने से आउट हो जाएगा, ये कट कराने से आउट हो जाएगा, जैसे शिखर धवन को अपन कट कराते हैं आउट होता जाता। तो ये सब चीजें, ये सब सिखाते थे हमको। ये अच्छे कैप्टन की एक क्वालिटी होती है। कई बार बॉलर को नहीं पता पड़ता ये किस रन बनाया जा रहा है, इसको कहाँ खिलाऊं, तो ये कैप्टन आगे बोलता है इसको आप ये करिए, मैं ये फील्ड ले रहा हूँ, इसको यहाँ खिलाओ। अब वो लाइन लेंथ है कि आप उस जगह डाल सकते हो कि नहीं। तो ये सब टेक्निक होना बहुत जरूरी है। आप बड़े किस्मत वाले रहे कि आपने राजस्थान क्रिकेट क्लब जो ईस्ट अफ्रीका में गया था, उसमें आप सुनील गावस्कर के साथ भी खेले, आप कपिल देव के भी साथ रहे, सैयद किरमानी के साथ भी खेले, दिलीप वेंगसरकर के भी साथ खेले और नवाब पटौदी के साथ भी खेले। तो इतने बड़े लोगों के साथ जो इंडिया के टॉप बैट्समैन और अलग अलग फील्ड के आदमी थे, इस ग्रुप में अगर आप गए तो वास्तव में आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ चाहता हूँ, आपने गावस्कर के बारे में बता दिया, मुझे सलीम दुर्रानी के बारे में बताया, नवाब पटौदी के बारे में कुछ बताएं आप दर्शकों को। नवाब पटौदी बहुत बहुत कम बोलते हैं, बट बहुत श्रूड कैप्टन थे। मतलब वो बहुत अपने फोकस कि भाई आपको ये करना, ये आपकी फील्ड है, आपको समझना है कि इसने जो फील्ड है कैसी बॉलिंग करनी है आपको। वो आके आपको नहीं बताएगा कि भाई आपको कहाँ डालना है, वो ये बताएगा कि मैंने ये फील्ड ले लिया, आप बॉल करिए, तब आपको उसके अकॉर्डिंग बॉल करनी है। जैसे अपन गावस्कर करवाए तो बताते थे भाई आप यहाँ डालो, ये बैट्समैन की वीकनेस है, मैं आपके लिए फील्ड दे देता हूँ। वो बोलता कुछ नहीं था, बोल दिया, फील्ड दे दिया मैंने आपको, आप बॉल डालो। अब आप समझ जाओ कि भाई ये आप बड़ी क्रिकेट खेलना है, आप समझो इतना, या आपकी ये फील्ड है, आपको कहाँ बॉल डालना है। और एप्रिशिएट करता था फिर वो, जैसे आपने कोई बॉल डाल दी वहाँ पर जो आप चाहते हो उस तरीके से, तो बाकायदा आएगा, आपको एप्रिशिएट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा आपको कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। तो ये चीज़ नवाब में बहुत अच्छी थी। और मैच जीतने का जुनून बहुत था उसमें, कि अपने को चाहे कितना ही छोटी टीम हो, मैच अपने को जीतना है। वो एक बहुत अच्छी चीज थी पटौदी। पर क्रिकेट के अलावा एक जो बातचीत आम चलती थी उनके बारे में, एरोगेंसी थी क्या उनमें? अब मैं कह रहा हूँ बोलते कम थे तो लोग समझते थे एरोगेंट है। अच्छा, लेकिन जैसे ही आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ पीठ थपथपाएगा, आपसे बात करेगा, कहेगा वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा पहला विकेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तुम फर्स्ट टाइम आए हो, तो उसके लिए उसने अप्रिशिएट किया आगे आपको। तो ये चीजें सब है उसमें। अब वो बोलते कम थे इसलिए लोग समझते थे कि एरोगेंट है। बाकी क्रिकेटर कोई एरोगेंट होता ही नहीं। क्रिकेटर तो आप देखो थोड़ी सी भीड़ भड़का होता है तो लोग अवॉइड करने के लिए रखते हैं, तो लोग लगता है पता नहीं बड़ा अपना क्या समझता है, वो 50 बातें होती है, ऐसी बात ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आप फास्ट बॉलर रहे और कपिल देव भी आपके साथ गया, तो कपिल देव से जो इंडिया का बहुत अच्छे सक्सेसफुल कप्तानों में उनकी गिनती आती है, उनकी कुछ क्वालिटी और उनकी कुछ फास्ट बॉल के बारे में कुछ बताएं आप। देव का मैं मेरे साथ रूम पार्टनर रहा, हम तीन वीक का टूर था हमारा, तीनों वीक मेरे साथ रहा रूम में। क्रिकेट की बात, सिर्फ क्रिकेट की बात करता था वो, उसमें कुछ करने का बहुत होता है, जज्बा अंदर से बहुत ज्यादा था उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे खेलना है, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा है, मेरा ये है,
मुझे कुछ बनना है विनोद भाई, मैं कुछ करके जाऊंगा। वो पूरा दम लगा था क्रिकेट में। और जैसे होता है ना अपन बॉल की शाइन, अब दूसरा बॉलर कर रहा है तो उसको जाके कहता है यार तू बॉल शाइन नहीं कर रहा है, यहाँ से बॉल शाइन कर, मेरे को बॉल चाहिए ऐसी, क्या कर रहा है ये। मतलब एक एक मैच, छोटा मैच होता भी लड़ रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी थी उसमें। और एक फाइटर थकता नहीं था, आप उसे 40 ओवर डाला लो, 20 ओवर डाला लो, डालेगा। तो ये एक फिटनेस लेवल आप देखो, आज कितने प्लेयर इंजर्ड होते हैं, लेकिन कपिल ने अपने 400 विकेट लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि कपिल इंजर्ड है। ये चीज़ उसमें बहुत थी। आपने विनोद जी बहुत क्रिकेट खेली, तो आईपीएल से पहले की जो क्रिकेट थी वो एक डिफरेंट टाइप की क्रिकेट थी, और आजकल जो चल रही है क्रिकेट वो एक डिफरेंट टाइप की है। आज T20 है, अब T10 की भी बातें हो रही हैं। तो आपको पुरानी क्रिकेट और आज की क्रिकेट में क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और क्या ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? क्रिकेट में देखो चेंज बहुत हुए हैं। हमारे टाइम 90% मैच हम बैटिंग विकेट पे खेलते थे, तो वो एक बंद हुआ। तो बैटिंग विकेट पे रिस्क तो रहती थी लगने की भी, नॉर्थ से बॉल आ गया, ऊपर लग गया, यहाँ लग गया, आप भी खेलो बैटिंग पे, देखा कितना प्रॉब्लम आता था। अब क्रिकेट टर्फ, तो वो ग्राउंड कंडीशन, अपन सब खेलते जब ग्राउंड कंडीशन ऐसी थी कि डाइव लगाना बहुत मुश्किल बात थी, सब छिल जाते थे, पैर हार्ड ग्राउंड होते थे। अब ग्राउंड कंडीशन ऐसी टॉप क्लास है। तो आज की क्रिकेट से मैं जो इम्प्रूवमेंट है वो बताता हूँ मैं आपको कि एक तो फील्डिंग बहुत वर्ल्ड क्लास हो गई। जो हमारे टाइम फील्डिंग बिल्कुल एवरेज थी, एवरेज थी, सेफ फील्डर थे हम, ब्रिलियंट कोई भी नहीं था, चाहे कोई भी किसी की बात करें अपन। आज अपन जिस बॉल को अपन कहते हैं यार वहां से गई है, अब वो बॉल उनके लिए बहुत नजदीक है। वहां पर तो वो बिल्कुल ऐसा रोकते हैं जैसे कोई बॉल गई नहीं है वहां से। कैसे कैसे कैचेज उठाया आईपीएल, आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के बाहर से उठा के कैच को अंदर लेना, और ये सब आईपीएल ने सिखाया। दूसरा आईपीएल और ये वनडे क्रिकेट होने से रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फिटनेस लेवल आपका, बिकॉज ऑफ फिटनेस, आज फिटनेस लेवल इतना है कि आप वो 4 ओवर के लिए भी आपको कितना फिट रहना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप देखो, आप फील्डिंग उनकी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पहले जिस बॉल पर हम 1 रन नहीं लेते थे वहाँ 2 रन लेते हैं वो लोग, जो 2 होते थे वहाँ 3 में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है इस क्रिकेट से। और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इक्विपमेंट जो क्रिकेट का वहाँ, पहले हेलमेट नहीं होते थे, ग्लव्स और कैसे होते थे, पैड ऐसे लाइट होते थे, अब आज क्वालिटी के पैड्स हैं, ग्लव है, हेलमेट है, सब आप सेफ्टी कितनी कर दी। तो जो कॉन्फिडेंस अब बैट्समैन के पास है, वो उस टाइम बैट्समैन थोड़ा सा हेजिटेट करता था कई बार कि शॉर्ट बॉल है तो थोड़ा सा हेजिटेट करता, अब वो नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ क्रिकेट, इसमें कोई बात नहीं। आज की स्थिति में और आज के वातावरण में आपने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट खेले हैं, आपने इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली है। आज आप राजस्थान को इंडिया लेवल के इस कंपटीशन में, आज के जो हमारे यहाँ पर जैसे दीपक चाहर इस टाइम खेल रहा है, ऐसे 2-3 और खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजस्थान इस कंपटीशन के माहौल में, इस फास्ट क्रिकेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, या कुछ नए क्रिकेट खिलाड़ी आ रहे हैं, या लड़के आजकल के मेहनत राजस्थान वाले कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में, क्योंकि आप इसी फील्ड के आदमी हैं। मैं जैसे बताऊँ, हम पिछले इससे 2 से 3 साल पहले पिछले 5 साल कोर्ट से जब हम सेलेक्टर थे, तब हमने देखा कितना टैलेंट है राजस्थान क्रिकेट में। जो बाहर के लोग भी आके यहाँ पर देखते हैं कि यार टैलेंट कितना है यहाँ पर। क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर अपना बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैचेस होते हैं, इंटर स्टेट चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, फिर चैलेंजर होती थी, फिर उसके बाद अपन प्लेयर निकालते हैं। ये और स्टेट्स में कहीं भी नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या है कि प्लेयरों को एक ये हो गया कि भाई हमको विनोद माथुरी खिलाएगा या हमको वही खिलाएगा, वो खुद पे भरोसा नहीं कर रहे। जब तक सेल्फ बिलीव नहीं होगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। वो एक कमी अपने राजस्थान के क्रिकेटरों में दिख रही है। बाकी टैलेंट बहुत अच्छा, आप देखिए फिर उस टाइम जब हमने ये बात करी प्लेयरों से, तुम में ये टैलेंट है, तुम्हें ये है, तो आप देखिए खलील, राहुल चार, दीपक चार, ये सब इंडिया खेले। आप 3 प्लेयर एक साथ, तीनों 11 में खेले एक साथ इंडिया के। जब अपन बात करते थे कि हरमन सिंह के बाद कौन आया, कि पारस भाई के बाद कौन आया, 10 साल बाद गगन घोड़ा के बाद नाम ही नहीं था किसी का। बट ये हमारे टाइम 3 फास्ट बॉलर इंडिया के लिए खेले, और फिर उसके बाद एक रवि विष्णु आया, वो खेला। तो आप देखिए ये सब उसी 6 साल के दौर में निकले सारे प्लेयर। इनको आपको ये विश्वास दिलाना कि भाई तुम्हारे भरोसे खेलोगे और तुम में दम है, मैं किसी के कहने से या किसी के कहलवाने से नहीं खेलूंगा। तो आज जब ये सिस्टम चल गया है कि भाई ये तो इसके कहने से एक प्लेयर आ गया कोई, तो अब जब कोई एक प्लेयर आ गया दूसरा किसी कहने से, तो अंदर बैठा प्लेयर डर ही रहा है। वो ये सोचता है कि ये आया तो मैं बाहर बैठूंगा, कल को 2 आ गए तो मैं भी जाऊंगा। तो अब जो अच्छा प्लेयर है उसको भी सिफारिश करानी पड़ रही है
कि मेरे को खेलने के लिए अगर खेलना है 11 में, मैं कहता हूँ नहीं तो कल मेरे को बाहर नहीं कर देंगे। तो ये जो डर है या जो ये डर बैठा हुआ लड़कों में, ये निकल जाएगा तो आप देखिए राजस्थान बहुत आगे तक जा सकती है। हमारा टाइम T20 का फाइनल खेला है इंडिया का अगेंस्ट दिल्ली, हम लोग कैलकाटा के अंदर, मैं भी था उस टीम के साथ कोच सेलेक्टर। हमने वो फाइनल खेला, हमने बॉम्बे को हराया, दिल्ली उसको बेंगलुरु कर्नाटक को हराया, हमने पंजाब को हराया। जब युवराज हरभजन सब सारी टीमें मजबूत थी, हमने हराया सब राजस्थान, यही प्लेयर थे। खाली इनको ये कॉन्फिडेंस देना कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम खेलोगे। तो क्या ये मेरा सोच है या जो लोग बाग कह रहे हैं कि राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, ऐसी स्थिति में जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं या और जो छोटे शहर हैं उनमें क्या क्रिकेट बराबर की हो रही है कि जो जयपुर में हो रही है? नहीं, क्रिकेट एक्चुअली जो प्लेयर अपन जब बात कर रहे हैं तो बाहर से भी आ रहे हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट से निकल के आ रहे हैं खेल रहे हैं, वो 90% प्लेयर जयपुर में खेल रहे हैं। क्रिकेट जयपुर ही है बेस। जो आज आप देखिए जयपुर में 50 अकेडमी हो गई हैं, 50 ग्राउंड हो गए हैं, क्रिकेट जगह जगह क्रिकेट हो रही है खाली। और इसमें जो अपन कहते हैं कि वो टीम ने अच्छा कर दिया, जिसका नाम ही नहीं है, कोई मालूम पड़ा कि वो बाहर के प्लेयर आए खेल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से, तो सब खेल जयपुर ही रहे हैं, कॉम्पिटिटिव यही खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं सीकर से खेल के कोई क्रिकेटर बन गया, चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे और भी कोई सीकर से निकले, चाहे भरत सिंह खेल रहा हो, सब जयपुर में खेल रहे हैं। यहाँ ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यही है, तो जब तक खेलेंगे नहीं ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो सब खेल यही रहे, इसलिए अच्छे क्रिकेटर हैं वो सब। जैसे इंडिया में टेस्ट की टीम एक अलग बनती है, T20 की अलग बन जाती है, 50 वाली की अलग बन जाती है, मोर लेस 3-4 टीमें इस टाइम क्रिकेट की इंडिया लेवल पे बन सकती हैं क्योंकि इतने खिलाड़ी हैं। ऐसी स्थिति क्या राजस्थान में है क्या कि हम 3 टीमें बना लें अलग अलग फॉर्मेट की? इतने खिलाड़ी हैं क्या? एक के पीछे 4 खड़े हैं क्या? खिलाड़ी तो हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे अब जो 4 डे खेल रहा है उसमें से 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो T20 में भी अच्छे हैं, तो आपको इतने ज्यादा प्लेयर नहीं चाहिए कि हर टीम में 15 अलग चाहिए। नहीं, हर एक के अलग नहीं, लेकिन आपको ऐसा मिल जाएगा मसाला, ऐसा प्लेयर आपको मिल जाएंगे, 2-3 टीम मिल सकती है, मिल सकती है आपकी भाई कि ये T20 में अच्छा नहीं है, इसको रहने दो आप। हम करते थे, हम जैसे हमारे टाइम में हमने ये देखा था भाई ये T20 में नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, फंस के खेलता है, अटक के खेलता है, 60 बॉल खेलेगा तो 20 रन बनाएगा, तो 4 डे में खेलना। ये T20 में ये 20 बॉल में 40 बनाता है, इसको T20 में खिलाएंगे। तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, तभी आपको उन जो अच्छा प्लेयर उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, और एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा तो आपके प्लेयर भी तैयार होंगे। और अब मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली ये बात पूछना चाहूँगा कि आप क्रिकेट में इतने डूबे हुए हैं, इतने आप इन्वॉल्व हैं कि आपके मन में ये आया कि मैं मेरे पिताजी के नाम से एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करूं उनके नाम से, तो वो आपको ख्याल कैसे आया? क्योंकि वो सबसे पुराना आपका ये है जो राजस्थान में इतना लंबा जो चल रहा है, जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करता है हर फॉर्मेट में, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो आप इकल्ले कर रहे हैं, किसी के सहयोग से कर रहे हैं या अपनी भावना से कर रहे हैं, ये अंदर भावना आपके आई कैसे कि मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या हो कि हम फादर की डेथ हम उनके बर्थ लेके हरिद्वार गए थे, मैं, देवराज सिंह और संजय भाई, हम तीनों गए थे गाड़ी से, और हम आ रहे थे वापस, तो ऐसी बात चली कि भी अपने को कुछ करें इनके नाम से, फादर नाम से, तो टूर्नामेंट करें, ये करें। टूर्नामेंट किया एक्चुअली हम कर चुका था मैं एक बार जीके शर्मा साहब के नाम से, महेश शर्मा हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनके फादर के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि हर साल एक तो बजट हर साल बढ़ता है, ट्रेन का किराया बढ़ गया, उसका बढ़ गया, कुछ जैसे होटल में ठहराने टीमों को बाहर से आएंगी तो उनको बढ़ गया, तो वो एक सिस्टम बैठ नहीं रहा था। हमने 2-3 साल कराया वो टूर्नामेंट, फिर ग्राउंड प्रॉब्लम हो जाती थी, एम्पायर्स की प्रॉब्लम हो जाती थी। अब हमने ये सुना साहब एक टीम आ गई तो अरे यार जीके शर्मा टूर्नामेंट खेलेगा तो एम्पायरिंग खराब है, तो मैंने कहा टूर्नामेंट तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ टूर्नामेंट करा के उसमें सिर्फ नाम खराब होता है और कुछ नहीं होता है। जीके शर्मा साहब को पता नहीं भाई टूर्नामेंट हो रहा है, मेरे नाम जो जबरदस्ती उनको गाली दे रहे हैं कि उनके नाम से खराब होता है, तो टूर्नामेंट एम्पायरिंग खराब थी, वहाँ यूँ था, तो वो तो नहीं करेंगे। मैंने कहा था अवार्ड सिस्टम करें, क्योंकि हम जब खुद खेलते थे चौगान स्टेडियम में, ध्यान है मुझे, किसान साहब भी हमको एक कोई अवार्ड देते थे, चाहे छोटी सी ट्रॉफी देते थे, तो हमको बड़ा अच्छा फील होता था कि 10 जने टीम के और ताली बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, आप एक अवार्ड लेके आ रहे हो कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला आपको। मैंने कहा अपन अवार्ड ही देंगे, चाहे छोटा सा ही दें, ठीक है, लेकिन देंगे अपन अवार्ड जिससे कि एक खुशी मिलती है भी आपको कुछ मिला। और उसी साल हमने चालू कर दिया था 94 में। तो आज 29 साल हो गए उस अवार्ड को मेरे, और ये हुआ कि भी तीनों कैटेगरी में देंगे, और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं उसके अवार्ड को। हम इसमें ये प्राइज मनी करेंगे, ये करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ हमने इसमें ये की कि मैंने कहा इसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक सेपरेट सिलेक्शन कमेटी बनेगी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की,
और एक रिकॉर्ड देंगे उनको हम पूरा स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप का बुकलेट बनाते हैं पूरी हम एक रिकॉर्ड की। आज राजस्थान एसोसिएशन के पास पता नहीं है कि नहीं, मेरे पास 29 साल का रिकॉर्ड है राजस्थान का। बहुत अच्छी इस सब प्लेयर्स का, जूनियर सीनियर सब जूनियर सबका तीनों का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड की हम सिलेक्शन कमेटी सामने रखते हैं और वहाँ से दूर हट जाते हैं, बिल्कुल उनके आसपास भी नहीं रहते हम। हमको तो बता देना कागज पे लिख के भी किसको मिल रहा है, वो हम अनाउंस कर देते हैं प्रेस को कि साहब ये इन 3 को मिलेगा ये। तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि हमको फेवर करें, पारदर्शी है। पारदर्शी। हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है कि हम इसको देंगे, हमको नहीं मालूम किसको मिलेगा। तो एक बड़ा सीधा सा सवाल एक और पूछता हूं मैं आपसे कि आपके पिताजी इतने बड़े राजनीतिक रहे कांग्रेस के, 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ था वहाँ से वो जो चुनाव लड़ा, 4 बार मेरी नॉलेज के अनुसार 4 बार वो एमएलए रहे डीडवाना और लाडनू से, 1 बार एमपी रहे नागौर से। आप शायद 4 भाई हैं। तो आप नॉर्मली इंडियन पॉलिटिक्स में ये होता है कि वंशवाद के हिसाब से जो आजकल चर्चाएं चल रही है कि अगर पिताजी अगर कोई राजनीति में है तो उसका बेटा भी आ रहा है, और आपके पिताजी ने तो राजनीति की बुलंदियां छुई और वो शिक्षा मंत्री रहे, वो चिकित्सा मंत्री रहे, मुख्य सचेतक रहे, होम मिनिस्टर रहे, वो किस पोस्ट पे नहीं रहे, और उन्होंने जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करी। नागौर जो जाटों का एक, वहां पर माथुरों के 2-4 घर ही होंगे। ऐसी स्थिति में आपके पिताजी की राजनीति दूसरे राजनीतिक से बिल्कुल अलग देखता हूं मैं, मेरी नजर से। तो आप सब भाइयों के नजर में या उनकी भावना में या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम भी राजनीति में उतरे? देखो जी, हमारे बड़े ब्रदर थे वो बाहर पढ़ने चले गए थे, होटल मैनेजमेंट करने चले गए थे। मेरे से बड़ा ब्रदर था वो डॉक्टरी में था, मैंने क्रिकेट शुरू कर दी थी। तो ये ध्यान ही नहीं आया कभी कि ये चीज़ भी हमको करनी है कभी, या पॉलिटिक्स में जाना है या कहीं है। फिर एक बार फादर खुद ही बोले कि भाई देखो, हम तो पॉलिटिक्स में इसलिए आए कि हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम तो फ्रीडम फाइटर हैं, इसलिए हम लोग आए, इसलिए हमको लोग वोट देते हैं कि हमने उनके लिए कुछ किया। आज के ज़माने में नेता कौन बन रहे हैं, या तो तुम अपने मोहल्ले के दादा हो, या तुमने कोई 4-5 उठा के बग गए, तुम्हारा नाम हिस्ट्री शीटर में है, जब तो तुम पॉलिटिशियन बन सकते हो। तुम फ्रीडम फाइटर तो बन नहीं सकते अब। तो तुम इस चक्कर में मत आना कभी कि तुमको कोई पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में तुम लोग जैसे नहीं आ सकते, क्योंकि तुम ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते, बदमाशी नहीं कर सकते, किसी मोहल्ले का तुम दादा नहीं हो, तो तुम्हारा कोई यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। इसलिए तुम अपने जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान दो, और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखो कि मेरा नाम खराब नहीं हो, ऐसा काम मत करना कहीं। बस ये तुम करते रहो, बाकी कुछ भी करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में तुम कोई फ्रीडम फाइटर नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते, और ना आना है तुमको। तो ही इज़ वेरी क्लियर कि भाई तुम इससे दूर ही हो, ज़्यादा बेटर है। सबके पिताजी ये शायद चाहते हैं, आज वाले राजनीति में चाहते हैं, पर लड़के कहते हैं नहीं नहीं साहब हम तो इस राजनीति में आएंगे। इसका मतलब आपके, जैसे मैं आपको जानता हूं, तो आपके जरूर मन में ये रहा होगा कि भाई मुझे तो क्रिकेटर बनना है। आपके कभी ध्यान ही नहीं आया होगा राजनीति में आया। मैंने आपको बहुत नजदीक से देखा, मैंने तो कभी आपको सरकारी गाड़ी से उतरते हुए नहीं देखा। आपकी व्यवस्थाएं उस टाइम ऐसी थी, और इतने बड़े राजनीतिक आदमी थे, और उनके समकक्ष जो भी राजनीतिक थे, चाहे परशुराम मदेरणा हो, पूनम चंद बिश्नोई हो, जैसे परशुराम मदेरणा का तो लड़का भी है, पोती भी है। तो मोटे तौर पे पुराने जो राजनीतिक थे, सुखाड़िया साहब के लड़के ने ट्राई किया, नहीं बना, हरदेव जोशी के लड़के ने राजनीति हमारे का ट्राई किया, आप लोगों ने तो उस दिशा में सोचा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके पिताजी की सीख बहुत अच्छी रही और आपने उस सीख को माना। और दूसरा सबसे बड़ी जो मुझे अपीलिंग लगती है कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र से राजनीति करी जहां पर जाटों का वर्चस्व था, जाटों के खिलाफ लड़ते थे। और 1948 में इंडिपेंडेंट, ये 52 से पहले भी शायद किसी मारवाड़ उसमें भी कुछ मंत्री थे। तो ऐसा लंबा राजनीतिक जिसका जीवन रहा हो और जिनकी स्वीकार्यता सब जगह थी, उनके लड़के राजनीति में नहीं आ रहा। ये भी एक आदर्श आपका परिवार है कि आज के माहौल में आपने उन चीज़ों को हटा के एक अपनी नई दिशा चेंज करी। और दूसरी बात एक जो और मैं चाहता हूँ अब अलग हटके उससे आपके परिवार के, कि आपको आगे के भविष्य में, क्योंकि आप ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, कि आपको राजस्थान का भविष्य जो है क्रिकेट में कैसा नज़र आ रहा है? क्या बिल्कुल स्टफ अच्छा आ रहा है या लड़के खेलने में ठीक आ रहे हैं? जैसे मैं आपकी बात को थोड़ा सा अलग करता हूँ, हमारे यहाँ पे लास्ट टेस्ट क्रिकेटर था जो पंकज सिंह, वो मोर लेस उसका जो है पंकज खेलापन वो यूपी बेस्ड था जो मेरी नॉलेज। दीपक चहार भी, ये दोनों भाई भी ये यूपी के। तो राजस्थान के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई हमारे स्टेट के अच्छा स्टफ दिख रहा है क्या आपको आने वाले समय में?
नहीं, अच्छा स्टफ है, मैं कह रहा हूँ ना आपको। हाँ। बेसिक क्या है कि सबको अपने पे खुद पे कॉन्फिडेंस। आज आप देखो कि सारे प्लेयर अपन रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, आज आईपीएल में भी अपने 4-5-6-7 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे खलील है, ये है, सब ये सब आईपीएल में 4-4, 5-5 करोड़ में गए हुए हैं सारे। वक्त तो इनकी है, लेकिन इनको क्या है कि खुद को विश्वास, इनकी सबसे बड़ी जरूरत है इनकी मॉनिटरिंग करना। अपने राजस्थान के प्लेयरों के साथ कोई ऐसा आया है जो इनकी बात करे, इनसे इनको समझाए। जैसे हमारे टाइम तो हनुमान सिंह जी थे, भारत भी आके समझाता था, चाहे कितना भी टाइम मिले, आके 10 मिनट में ना नेट में आके जैसे बोला कि नहीं इनको ये करो। इस तरह का कोई एक ऐसा आदमी बने जो इनको, इनकी मॉनिटरिंग करे प्लेयरों की, इनको समझाए, इनको विश्वास दिलाए कि तुम में दम है, तुम खेल सकते हो। जैसे बॉम्बे के प्लेयर हैं, उनके बॉम्बे में आज सुनील गावस्कर खड़ा हो जाता है तो 10 आदमी बॉम्बे के प्लेयरों में बात करने लग जाता है, हेल्प करता है उनको पूरी तरीके से। हम जैसे लंदन में हम क्रिकेट खेले थे, संदीप पाटिल भी हमारे साथ ही था। मैं, संदीप और कुलदीप माथुर, हम तीनों एक ही क्लब से खेलते थे वहाँ। संदीप भी हमारे साथ था, तो वहाँ पर इंडियन सीरीज भी चल रही थी, तो गावस्कर भी और सब थे वहाँ। तो संदीप पाटिल जैसे जाए तो सुनील, अरे ये कर ले, ये कर ले, तेरे को मैं वहाँ किट दिलाता हूँ, वहाँ ले लेना उससे, तू मैं 25 देता हूँ, वो तेरे को दे देगा, मोनांट वाला वो दे देगा। ये सब चीज़ इतनी हेल्प करते हैं, यहाँ वो चीज़ नहीं दिख रही है मेरे को। आप प्लेयरों की कैसे हेल्प कर सकते हो? यहाँ ये दिख रहा है कि भाई ये ऊपर जा रहा था, इसको कैसे नीचे लाए। तो ये अप्रोच जब तक चेंज नहीं होगी, टैलेंट पोटेंशियल बहुत है अपने पास, बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ, हम जब थे अभी सिलेक्टर, तो अपने जब टीम के आईपीएल के जब जितने भी जो टीआरडीओ होते हैं, जो मैच देखने आते थे, इवन जॉन राइट और ये सब मैच, राजस्थान का मैच देखने जाना हमको, क्योंकि इसमें बहुत दम है प्लेयरों में। जॉन राइट मुझे बोला कि ये क्राउड तुम्हारा बहुत शानदार है यार। किरण मोरे उस टाइम सिलेक्टर थे, वो आया था बॉम्बे के लिए, वो बोला यार क्या दम है तुम्हारे लड़कों में यार। हम सब कोशिश करते हैं राजस्थान का मैच जाके देखें, इतना टैलेंट है तुम्हारे इसमें। तो खाली इनको ये एक मॉनिटरिंग नहीं बात है इनको कि भाई तुम्हें बहुत दम है, तुम खुद पे विश्वास करो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। बहुत दम है प्लेयर, राजस्थान जा सकते हैं बहुत ऊपर। आप करीबन 1970 से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज 1922 आ गया, करीबन 52 साल से आप क्रिकेट में ही हैं। आपको कौन सा पीरियड ऐसा लगा जो आपको ऐसा अच्छा लगा हो कि इस पीरियड में क्रिकेट का ठीक ठाक से जो है डेवलपमेंट हो गया हो? सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट डेवलपमेंट का तो जितना भी है सब रूंगदास को है, ये क्रेडिट रूंगदास को दूंगा मैं पूरा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ बाद में जो, वो ललित मोदी के टाइम, ये जो स्टेडियम बना दिया आपका, एकेडमी बना दी, वो सब काम आ रही है, अपने प्लेयरों की काम आ रही है, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ खड़ी कर गया। लेकिन क्रिकेट नहीं समझते थे, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके। तो ऐसा आदमी चाहिए राजस्थान क्रिकेट में जो क्रिकेट समझता हो और क्रिकेट चला रहा हो। वो आदमी अब क्रिकेट खड़ा कर सकता है। किशन रूंगटा जैसा आदमी कोई क्रिकेट संभालेगा तो ही राजस्थानी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। विनोद जी, आपने क्रिकेट के लिए इतना कुछ दिया, अपना जीवन समर्पित किया क्रिकेट की, आपने राजस्थान में नए नए आपने खिलाड़ी दिए, आज भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज भी समर्पित हैं। पिछले 52 साल से जो आपकी सेवा क्रिकेट के प्रति रही है, वो राजस्थान आपका ऋणी रहेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।